नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की मेरी लिस्ट में आज के भारत बंद की बात करेंगे। सबसे पहले किसानों को समर्थन मिला, 15 से ज्यादा विपक्षी पार्टीज का, ट्रेड यूनियंस का, क्या कुछ गतिविधियां रही पूरे दिन में, उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी खबर, बरेली में एक रजिस्टर हुए लव जिहाद के मामला एक सामने आया है, जहां पर पुलिस का दोहरा चेहरा नजर आता है। अगर मुसलमान लड़का होता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अगर वो मुसलमान नहीं होता है तो फिर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो ये क्या खबर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी खबर जुड़ी हुई है सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, जो आज पिछले 9 महीने से मुंबई के तलोजा जेल में है। उन्होंने एक चश्मा मांगा था क्योंकि वो आंख से उनको बिल्कुल दिखना बंद हो गया है। जब उनको वो चश्मा पार्सल किया गया तो जेल अथॉरिटीज ने उस पार्सल को स्वीकार भी नहीं किया। तो ये तीनों खबरों को आपको बताएंगे एक एक करके, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। तो चलिए बात करते हैं किसान आंदोलन की। कल 9 दिसंबर है और कल बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से जारी होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो ताजा खबरें अभी आ रही हैं कि कल बातचीत के दौर के पहले ही आज गृह मंत्री अमित शाह ने शाम को 7 बजे एक मीटिंग बुलाई है किसानों के साथ। तो वाकई में सरकार, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, और इसीलिए बैक चैनल टॉक्स और घर पे भी किसानों को बुलाकर और बैठक होगी। तो ये जो मीटिंग है वो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर होगी। अब वो क्या बात करेंगे और कल की जो बातचीत है उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आज भारत बंद का अनाउंसमेंट किया गया था। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक देखा गया कि अलग अलग राज्यों में जितनी भी विपक्षी पार्टीज थी, अब आपको एक एक करके बताते हैं। जैसे तेलंगाना में जो टीआरएस है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, उसके कार्यकर्ताओं ने बंद का समर्थन किया। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भी अपने बसेस को बंद करके रखा। उधर जयपुर में यानी कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। और बीजेपी ऑफिस में पत्थरबाजी हुई, ये सब मामले सामने आए। यूपी में भी प्रदर्शन हुआ, वहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो समर्थन में उतरे और जमकर समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उधर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने यूपी के मुरादाबाद, मेरठ, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर में जमकर नारेबाजी की और किसानों का समर्थन किया। बंगाल में जो सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन है यानी कि सीटू, उन्होंने एक मार्च निकाला आसनसोल में। उधर बिहार में आरजेडी ने भी प्रदर्शन किया, टायर जलाए और मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए खूब नारेबाजी की। और उधर रेलवे ट्रैक को भी जाम किया, हाईवे को जाम किया। उसी तरीके से बैंगलोर से भी उस तरीके की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में रेल रोको हुआ, भुवनेश्वर में भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। जब पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में दुकानें बंद थी, दफ्तर बंद रहे, पेट्रोल पंप बंद रहे। और हरियाणा में आईएनएलडी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस ने मिलकर इस बंद का समर्थन किया और किसानों के समर्थन में उतरे। और उधर चंडीगढ़ में भी हाईवे जैम रहा, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर बंद का एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि बंद सफल रहा 11 से 3 बजे के बीच में। इधर बीच जो शिरोमणि अकाली दल के सबसे बुजुर्ग नेता है प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उन्होंने कहा है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका सम्मान करते हुए बातचीत से इस पूरी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा था उन्होंने इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई की थी और उनको वही सब बातें याद आ रही हैं और उन्होंने इस बात को उस चिट्ठी में लिखा है। उधर जो पंजाबी गायक हैं, जो बड़े बड़े, जिनकी बहुत सारी इंटरनेट पे फॉलोइंग है, जैसे कि कंवर ग्रेवाल उर्फ चीमा, ये जो पंजाबी गायक हैं ये भी भारी समर्थन में उतरे हैं किसानों के। और लेकिन जो सुबह सुबह सबसे जो एक थोड़ा सा परेशान करने वाली खबर थी वो ये थी कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं और एमपीज हैं
उन्होंने सब टीवी चैनल्स पर यह कहना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, नजरबंद कर लिया है। उनके प्रोग्राम डिटेल्स की बात संजय सिंह ने भी कही। उन्होंने कहा कि वो कल रात को 8 बजे निकले थे और वापस अपने घर 10 बजे पहुंचे और उसके बाद वो घर से कहीं बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन इस बात का दिल्ली पुलिस ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये सारे बेसलेस एलिगेशंस हैं, इन खबरों में कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर मींस एक एक्सप्लेनेशन जारी किया है कि ये जो भी आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, ये गलत है। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ ऐसी भी खबरें आ रही कि उनके एमएलएज को पीटा गया। तो अब कुल मिलाकर राजनीति तो जमकर हो रही है। विपक्षी पार्टीज को एक मुद्दा भी मिल गया है, किसानों के बहाने ही सही एकजुटता और इन सारी विपक्षी पार्टीज में नजर आ रही है। लेकिन सवाल आज इस बात का है कि जो किसान हैं उनको आज वो एक मोहरा बने हुए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे विपक्षी पार्टीज हो। कल रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ये जितनी भी विपक्षी पार्टीज हैं ये किसानों को गुमराह कर रही हैं। जब ये सत्ता में थी तो इन सारी पार्टीज ने जो एपीएमसी एक्ट है और कृषि कानूनों में फेरबदल की बात की थी, अमेंडमेंट्स की बात की थी, और आज ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज पीछे हट गई हैं क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को नीचा दिखाना है, यही इनकी मंशा है। लेकिन जो किसानों की मूल्य जो डिमांड्स हैं कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, जो अध्यादेश आया था पराली जलाने को लेके उसको रद्द किया जाए, जो बिजली से जुड़ा हुआ जो 2020 का कानून है उसको भी रद्द किया जाए, तो ये जो डिमांड्स हैं किसानों की, वो देखना होगा कि कल सरकार पीछे हटती है या नहीं हटती। क्योंकि किसानों ने ये कह दिया था कि वो हाँ या ना में जवाब मांगेंगे, क्योंकि वो इस चीज से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे कि कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। पिछली जब दौर की मीटिंग हुई थी तो आपको याद होगा कि किसानों ने कहा था कि नहीं, हम एमएसपी में हम चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं, अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार हैं। जो कोर्ट जाने का मसला था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के केस में कि किसानों को कोर्ट जाने की अनुमति दी जाए, उसमें एक प्रावधान डाला जाए, तो सरकार उसके लिए भी तैयार थी। तो सरकार हर तरीके के अमेंडमेंट के लिए तैयार थी, लेकिन किसानों को ऐसा लग रहा है कि अब उनके लिए अब जो पानी है वो बिल्कुल सिर से ऊपर निकल गया है और अब वो किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे। तो कल देखना ये होगा कि क्या होता है बातचीत में, और उससे भी ज्यादा नजरें होंगी कि आज अमित शाह की जब मीटिंग शाम को 7 बजे इन किसानों से होती है तो किस तरीके का वायदा गृह मंत्री इन किसानों को करते हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नए लव जिहाद के कानून को लेकर। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लगभग 5 केसेस पिछले 9 दिन में रजिस्टर किए हैं। किस तरीके से धरपकड़ इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है ये आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से इस तरीके के अरेस्ट हो रहे हैं। वो अरेस्ट सही है, गलत है, लीगल है, इलीगल है, उसमें कोई भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो हर यूपी पुलिस, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो या बजरंग दल के कंप्लेंट पर हो, लेकिन यूपी पुलिस जाकर तुरंत अरेस्ट करती है। लेकिन ये जो अरेस्ट है, आपको मैं बता दूं कि अब एक ऐसा मामला सामने आया जिससे आपको ये पता चलेगा कि पुलिस सिलेक्टिवली रिएक्ट करती है और अरेस्ट भी लोगों को करती है। किसी केस में अरेस्ट करेगी, किसी में नहीं करेगी। अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 2 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि पुलिस मनमाना रवैये से इन अरेस्ट को कर रही है, लव जिहाद के कानून का हवाला देते हुए। अब आपको बता दें कि एक शाहिद मियां नाम के एक व्यक्ति ने यह कहा है कि उनकी 22 साल की लड़की अलीशा ने एक हिंदू लड़के से शादी किया। उनका ये आरोप है कि उस लड़के ने उसको धर्मांतरण के लिए फोर्स किया और उसके बाद उसकी शादी की। तो उन्होंने बरेली के प्रेम नगर पुलिस थाने में ये कंप्लेंट लिखाई, लेकिन पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि अलीशा जो 22 साल की लड़की है उसने वापस आके पुलिस स्टेशन में ये बयान दिया कि उनकी शादी अभी सितंबर के महीने में हुई थी और अपनी मनमर्जी से शादी किया था। लड़की के पिताजी का ये भी कहना था कि लड़की 1 दिसंबर को घर से निकली ये कहते हुए कि जिस ऑफिस में वो काम करती थी वहां से उसको कुछ पेंडिंग ड्यूज अपने लेने थे और वो नहीं
आई और उसके खिलाफ 3 लोगों के खिलाफ और जो उसके ऑफिस में जो लोग काम करते थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में अरेस्ट नहीं किया क्योंकि इस मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की थी। लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा मामला आपको मैंने कल बताया था कि मुरादाबाद के कांठ इलाके में था, जहां पर उस लड़के को, मुसलमान लड़के को गिरफ्तार कर लिया था और सिर्फ उस लड़के को ही गिरफ्तार नहीं किया था बल्कि उसके भाई को भी अरेस्ट किया था। दोनों केसेस में मामला जो ये धर्मांतरण का कानून आया है यानी कि लव जिहाद कानून के आने के पहले का मामला है दोनों केस में। लेकिन जो मुरादाबाद वाला केस था उसमें पुलिस ने कहा कि आपको पता है कि धर्मांतरण अगर आप फोर्सफुली करते हैं तो लव जिहाद कानून के तहत आपको, अगर शादी इस तरीके की आप अंतर धार्मिक शादी करते हैं तो आपको डीएम से इजाजत लेनी पड़ेगी। बजरंग दल के लोगों ने कहा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया मुरादाबाद के कांट में रहने वाले लड़के को, और लड़की ने इस बात को कहा कि उसकी शादी देहरादून में जुलाई में हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उस लड़के को अरेस्ट किया गया। यानी कि ये भी मामला पुराना था लेकिन इस केस में लड़के को अरेस्ट किया। लेकिन यहां पर जो बरेली का मामला है उसमें लड़के को अरेस्ट नहीं किया बल्कि लड़की को पुलिस खुद उस लड़के के घर पर छोड़ के आई है, ये कहते हुए कि ये जो पूरा मसला है ये पहले का है, यानी कि तब तक लव जिहाद का कानून नहीं आया था। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से एक मनमाने रवैये के साथ काम कर रही है। जहां पर वो चाहती है वहां पर वो लोगों को गिरफ्तार करती है, जहां पर नहीं चाहती है वहां पर लोगों को गिरफ्तार नहीं करती है। तो ये कैसा दोहरा चेहरा उत्तर प्रदेश की पुलिस का है कि अगर लड़का मुसलमान है तो आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन बरेली के केस में जहां पर इस लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी की है तो वहां पर आप कोई गिरफ्तारी नहीं करते बल्कि आप उस लड़की को उस लड़के के घर में छोड़कर आते हैं। बार बार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि ये जो लव जिहाद का कानून है ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ही, जिसमें कि आपको मैंने बताया कि पिछले 9 दिनों में 5 केसेस रजिस्टर हुए हैं, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि विपक्षी दल जितने भी हैं यूपी के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, वो थोड़े बहुत ही शब्दों में बोलते हैं लेकिन कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि ना तो वो मुस्लिमों को नाराज करना चाह रहे हैं, ना तो हिंदूज को नाराज करना चाह रहे हैं। तो राजनीति कहीं ना कहीं इस समय आड़े हाथ आ रही है। तो विपक्षी दलों का, जब विपक्षी दल आवाज नहीं उठा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अगर आवाज उठाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो मनमाने तरीके से इस लव जिहाद के कानून को उन्होंने अमली जामा पहना दिया है। धरपकड़ शुरू हो गई है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद का कानून जो ये लाया गया है ये एक खास समुदाय में डर फैलाने के लिए है। आगे जब चुनाव होगा तो चुनावी माहौल में आप वोटर पोलराइजेशन भी इससे कर सकते हैं, सांप्रदायिक आधार पर आप वोटर पोलराइजेशन करेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में जो यूपी की पुलिस है और जो यूपी की राज्य सरकार है वो इसे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बोलेगा कौन, आज सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि अगर ये लव जिहाद का कानून, जैसे कि कई बीजेपी के जो राज्य हैं उन्होंने कहा है कि वो लव जिहाद का कानून लेकर आएंगे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस लव जिहाद के कानून को अगर कोई भी कोर्ट में लेकर जाएगा तो वो 1 मिनट भी कोर्ट में नहीं टिकेगा, क्योंकि वो आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन है। राइट टू चॉइस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप कर्नाटका और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों ने कहा है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के लड़के या लड़की से शादी कर सकते हैं अगर आप कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं। ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है और इसमें थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए यूपी में क्या हो रहा है, मनमाने तरीके से अरेस्ट हो रहे हैं, बिना किसी आधार के कानून को अध्यादेश लाया गया, अध्यादेश को फिर उसे मंजूरी भी दे दी गई और अब यूपी पुलिस अपनी मनमर्जी कर रही है। तो इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की। आपको बता दें कि गौतम नवलखा पिछले 9 महीने से तलोजा सेंट्रल जेल में बंद हैं, क्योंकि भीमा जो कोरेगांव का केस हुआ था 2018 में, जहां पर 200वीं वर्षगांठ
भीमा कोरेगांव की मनाई गई थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि मराठाओं को गुमराह किया गया, उसमें हिंसा की वारदातें हुई, जिसमें कि और इसी हिंसा के दौरान स्टैन स्वामी, गौतम नवलखा जैसे और भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। बेल उन्हें नहीं मिली, वो आज भी जेल में है। लेकिन एक बहुत ही अमानवीय एक घटना अब सामने आई है। गौतम नवलखा जो कि ऑलमोस्ट 70 साल के हो चुके हैं, उनकी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर है, वो चश्मा हमेशा लगाते थे। लेकिन कुछ दिन पहले नवंबर के आखिरी हफ्ते में गौतम नवलखा का चश्मा चोरी हो गया। तो उनके जो दोस्त हैं साहिबा हुसैन, उन्होंने एक पार्सल भेजा। उस पार्सल में चश्मा था कि उनके दोस्त को अब आंखों से दिखता नहीं है, बिल्कुल दृष्टिहीन हो चुके हैं। और वो जो पार्सल था वो जेल अथॉरिटीज ने स्वीकार नहीं किया, ये कहते हुए कि वो तो पार्सल आपको आके खुद इन पर्सन देना पड़ेगा, जेल अथॉरिटीज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो ये कैसा एक अमानवीय सी ये घटना सामने आई है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि स्टैन स्वामी जो 83 साल के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने स्ट्रॉ और सिपर मांगा था, क्योंकि वो पार्किंसंस के मरीज हैं, उनके हाथ कांपते हैं, तो उनको स्ट्रॉ और सिपर से ही पानी पीने में या दूध पीने में सहूलियत होती है। लेकिन उसको लेकर भी जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, ये तो उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके का एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन सामने आ रहा है। लेकिन इसको लेकर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी बहुत ज्यादा इस पर कुछ नहीं लिखता है, क्योंकि ये एनआईए का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से अमानवीय चेहरा, चाहे वो स्टैन स्वामी के केस में हो और चाहे फिर वो गौतम नवलखा के केस में हो, बेसिक बेल की बात कही जा रही है, उन्हें बेल भी नहीं मिल रही। जो उनको वहां रहने की, जेल के अंदर रहने के लिए जिन सहूलियतों को उन्हें मुहैया कराने की जरूरत है पुलिस को, वो भी नहीं करा पा रही है। तो ये कैसा अमानवीय चेहरा दिख रहा है? ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं तो और क्या है? और क्या पुलिस या कोई भी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, क्या ऐसा अमानवीय बर्ताव इसका एक्सेप्टेबल होगा? 83 साल के स्टैन स्वामी जो कि पार्किंसंस के मरीज हैं, उनको आप स्ट्रॉ सिपर नहीं देते। एक बेसिक चश्मे जैसी चीज आप गौतम नवलखा को नहीं देते। उनके घर वालों और उनके परिवार वालों ने गौतम नवलखा के ये बोला है कि बिना चश्मे के वो ऑलमोस्ट बिल्कुल दृष्टिहीन है, उन्हें कुछ नजर नहीं आता है, बिल्कुल उन्होंने कहा है, और उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन इस दिक्कत के बावजूद जेल अथॉरिटीज अपनी रूल्स, प्रोटोकॉल्स और जो निराधार बेसलेस तथ्य हैं उनको सामने करके वो ये कहते हैं कि नहीं, आप इन पर्सन आइए और दीजिए। तो अगर इन पर्सन आइए, अगर उनका कोई जानने वाला वहां करीब होगा तो इन पर्सन आने में इजी होगा। लेकिन सिर्फ एक चश्मा देने के लिए अगर एक पार्सल वहां जाता है तो उस पार्सल को स्वीकार करने में वहां की जो तलोजा जेल की जो पुलिस है उसे क्या प्रॉब्लम है? ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं तो और क्या है? इस पर आप लिखिएगा जरूर, अपना फीडबैक दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा अमानवीय चेहरा आपको इस समय सिर्फ तलोजा सेंट्रल जेल में ही नहीं, बल्कि आपको यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा भी, मैं इसके बारे में भी आपको बता रही हूं। और जितनी भी जांच एजेंसीज हैं, वो कहा जाता है कि आपकी सहूलियत के लिए रहती हैं, आपके संरक्षण के लिए होती हैं, लेकिन यहां तो वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करने में लगी हुई हैं। आपका क्या सोचना है, जरूर फीडबैक दीजिएगा। आज की एजेंडा की 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, @neelu317 इज माई ट्विटर हैंडल। आप बताइएगा आपको पूरा ये प्रोग्राम कैसा लगा। लेकिन आपको बता दें कि आप लोग के सजेशंस, आपके फीडबैक से हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है। और अब सत्य हिंदी ने अपना एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च कर लिया है, तो जिसे आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।